तो भैया जब से हमको आज़ादी मिली है, तो जो पहली गवर्नमेंट बनी इंडिया की, वो तब से, जब आज़ादी के टाइम से ये एक ही चीज़ पे अपना फोकस बनाए रखी हुई है कि कैसे अपनी कंट्री का लिटरेसी रेट को इंक्रीज करे। ठीक है। तो इस काम के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं, मतलब बहुत सारे अभियान भी चलाए गए जिससे कि अपना प्राइमरी और हायर एजुकेशन इंडिया में बढ़ सके। तो उनमें से कुछ जो अभियान चलाए गए उनमें शामिल थे, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि स्टार्ट हुआ था अगस्त 4 2009 में। सर्व शिक्षा अभियान जो कि चला था 2001 से 2002 के बीच में स्टार्ट हुआ था इसको। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, उल्टा बोल दिया क्या? हाँ ठीक, सॉरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था ये। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये अगस्त 2014 में स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे स्कीम्स चलाई गई थी जिससे कि इंडियन लिटरेसी रेट को इंक्रीज किया जा सके। तो दोस्तों, आज के इस हमारे जो टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है व्हाट इज एजुकेशन, मतलब एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन कुछ नहीं है, एजुकेशन एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज की? टीचिंग, लर्निंग, मतलब एक पढ़ने की, एक पढ़ाने की, बस एजुकेशन और कुछ नहीं है। एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो आप अपने स्कूल में जाके सीखते हैं। ठीक है। अगर आप घर पे खाना बनाना सीख रहे हैं, ये भी एजुकेशन है। आप ग्राउंड जा रहे हैं, क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं, फुटबॉल खेलना सीख रहे हैं, बैडमिंटन खेलना सीख रहे हैं, ये भी एजुकेशन है। ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आप किसी और चीज और से कुछ भी अगर सीख रहे हैं, वो एजुकेशन में आ जाता है। तो इसकी अगर हम टेक्निकल जो डेफिनेशन अगर देखा है, तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, कॉलेज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। दिस डेवलप एंड इंक्रीज नॉलेज एज अ रिजल्ट इन स्किल इम्प्रूवमेंट। समझे? तो मतलब अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? हमारा नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। हम डेवलप हो रहे हैं और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हमारी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इंडिया में जो एजुकेशन का जो सिलसिला है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन वो इस टाइप का नहीं है जो अभी हम अपने प्रेजेंट डे में देख रहे हैं। मतलब ऐसे स्कूल टीचर ऐसे नहीं होते थे। उस टाइम पे क्या होते थे? गुरुकुल हुआ करते थे। मतलब एक पर्सन होता था जो, जिसको हम गुरु बोलते थे, मतलब जो टीचर रहता था, और वो कुछ अपने स्टूडेंट्स को, मतलब कुछ दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करता था एज अ चेला, मतलब एज अ स्टूडेंट। तो उस टाइम पे क्या, ऐसा एज लिमिट नहीं रहती थी कि मतलब इतने से इतने लोग में जो ये क्लास में रहेंगे। उस टाइम पे सारे जो रहते थे एज ग्रुप वाले बच्चे, वो जो अपने गुरु है उनको सिलेक्ट करता था और अपने गुरुकुल में पढ़ाता था। तो उस टाइम पे वो जो गुरु है उन बच्चों को डे टू डे लाइफ में अपनी एंगेज करता था और अपने साथ ही रखता था। ठीक है। तो ये गुरुकुल सिस्टम जो था उस टाइम पे था, लेकिन अभी जो हम अपना एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है। तो अभी जो क्या है, कैसा है, हमारे अलग अलग स्टेट के डिफरेंट बोर्ड्स है, सबके सिलेबस अलग अलग है। हम ये हो सकता है कि कुछ के सिलेबस थोड़े एडवांस है और कुछ के थोड़े कम एडवांस है, मतलब पिछड़ा हुआ नहीं बोल सकते उनको, लेकिन उतने ज्यादा एडवांस नहीं है जो बाकी स्टेट्स के हैं। ठीक है। तो अभी लेकिन क्या है, ऐसे अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम पूरी तरह सही भी नहीं है, इसमें अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और हम देखेंगे कि कैसे ये कौन कौन सी ये प्रॉब्लम्स है, और हम कैसे इनको, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो सके, मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। मतलब कि हम देखने वाले हैं रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो पहली जो प्रॉब्लम निकल के आती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो है टेक्स्ट बुक लर्निंग। मतलब टेक्स्ट बुक लर्निंग बोले तो क्या है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो स्कूल्स है, वहां पे सिर्फ टेक्स्ट बुक लर्निंग को, मतलब जो किताबी ज्ञान है, ठीक है, जो किताबी ज्ञान है सिर्फ उसी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो आप बच्चों का प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट है वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिकल बोले तो वो आप प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आप लैब में परफॉर्म करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में जो टाइट्रेशन वाइट्रेशन बहुत से प्रैक्टिकल होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल लर्निंग बोले तो मतलब जो आपने किताब बुक्स में पढ़ा, उसको अपने लाइफ में, मतलब उसकी आप उस पढ़ाई का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है। दूसरा जो अपना प्रॉब्लम में जो है मेन, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जो बच्चों को बहुत शुरू से, मतलब जैसे ही वो अपना एजुकेशन सिस्टम में कदम रखते हैं, मतलब जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब से चली आ रही है, यह है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या है? रोट लर्निंग कुछ नहीं है, एक मतलब सिंपल एक मेमोराइजेशन की एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं रट्टा मारना। ठीक है। तो बचपन से हम क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं और कुछ नहीं करते। तो जैसे आप, उनका टेस्ट है, जो अपने आंसर है 2-3, उसको रट्टा मार के चले जाओ, आप पास हो जाते हैं। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी एक और प्रॉब्लम है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, कि हम सिर्फ पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन को हम उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है। मतलब हमारा मतलब है, हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहा है, लेकिन अभी अभी इस चीज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। मतलब अभी अभी फिजिकल एजुकेशन को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इक्वली तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पहले से काफी हद तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है।
फिजिकल एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, इससे वो प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलूंगा आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक, तो आपको उन पर बराबरी का ध्यान रखना है। आप रख पाओगे? ठीक है, थोड़ा मुश्किल जाएगा। अगर मैं बोलूँ 50 है तो चलो थोड़ा इजी है। अगर 20 है, 40 है, ऐसा मतलब और कम कम है, जितने कम बच्चे रहेंगे उतने ज्यादा आप उनको ध्यान दे पाओगे। तो इससे जो प्रॉब्लम निकलती आती है वो अपने क्लासरूम साइज की। ठीक है, क्लासरूम साइज क्या रहता है, कई स्कूलों में देखना क्लासरूम जो रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा बच्चे समा सके। लेकिन इससे क्या होता है, टीचर जो है, जो हमारा टीचर है, वो सब बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि बच्चों की जो नंबर रहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं। इस वजह से जो टीचर है सब पे इक्वली ध्यान नहीं दे पाता, और जो उसकी रेंज रहती है टीचर की, वो कुछ मतलब एकदम स्मॉल नंबर ऑफ बच्चों के लिए ही जाके वहां पे अटक जाती है। ठीक, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज का क्या सोल्यूशन है, जो क्लासरूम्स होते हैं, आप नंबर ऑफ टीचर इंक्रीज किए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्टूडेंट ज्यादा चाहिए, आप नंबर ऑफ टीचर इंक्रीज कीजिए। ठीक है, और क्लासरूम ज्यादा बनाइए, लेकिन क्लासरूम का साइज छोटा रखिए। ठीक है, और एक और जो दूसरी चीज है, एक और जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो है हायर फीस। जो प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई फीस रखते हैं अपने स्कूलों की, जिससे जो पेरेंट्स पे जो रहता है बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है इस चीज का। मतलब अच्छे अच्छे स्कूलों में मतलब जो बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं। एक और जो प्रॉब्लम आती है, ये बहुत मतलब थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है, वो आती है होमवर्क। मतलब अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि होमवर्क देना बिल्कुल गलत है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं, जैसे आपने 1st to 5th तक के जो बच्चे देखोगे, टीचर क्या करता है उनको, ये एक आपके 5-6 आंसर क्लास में लिखा दिए, बेटा इनको घर से आओ 5 बार लिख के आओ। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इससे बस वो लोग क्या करेंगे, 5 बार लिखेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना, उनके दिमाग में कुछ घुस रहा है। ठीक है, बस वो रट्टा मार के आ जाएंगे पेपर में भी, और कुछ तो होने वाला नहीं है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है होमवर्क। ठीक है, अब एक जो प्रॉब्लम आती है वो है इवेल्युएशन सिस्टम की। अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या है, जो एनुअल एग्जाम अपन ने दिए, बस वो 3 घंटे के बेसिस पे आप स्टूडेंट का रिजल्ट बना देते हैं। ठीक है, ये जो 3 घंटे के बेसिस पे आप स्टूडेंट का रिजल्ट बनाते हैं, इससे उसके परफॉर्मेंस में बहुत अफेक्ट पड़ता है। ठीक, अगर इससे और जो बच्चे रहते हैं, जो मार्क्स का बर्डन रहता है उनपे, उस वजह से उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती जाती है। मतलब अगर आपको पास होना है तो आपको मार्क्स चाहिए, आप मतलब आपके जो स्किल और आपका वो चाहिए, आपका जो है अपना टैलेंट अंदर का, उस पर आपके कोई नंबर नहीं रहते। बस आपने जो पेपर में लिखा 3 घंटे बैठ के जो रगड़े हैं अपना, आप सिर्फ उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो इवेल्युएशन सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, आपने जो साल भर जो मेहनत की है, मतलब साल भर की आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसमें पढ़ाई से लेकर फिजिकल एजुकेशन, जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज है, वो आपका जो स्पोर्ट्स में आप हो, तो आपका जो इंटरेस्ट है उसकी चीजें, ये सारी जो मिलकर हमारे हमारे सामने आ रही है, वो है कि जो सब्जेक्ट इनइक्वालिटी का जो इवेल्युएशन सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, ये सुना है भाई, ये सब्जेक्ट ठीक है। आप इस पे क्या बोलते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने मेन सब्जेक्ट है, ठीक, उन्हीं को इस मेन स्ट्रीम में लेके जाता है। जैसे मान के चलो एक स्ट्रीम की बात निकली है, तो आप जैसे अभी भी देखोगे तो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे रहते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि साइंस स्ट्रीम बहुत अच्छी है, मतलब साइंस स्ट्रीम वाले ज्यादा अच्छे रहते हैं, उसके बाद कॉमर्स, आर्ट्स, फिर ऐसे ऐसे जो चलता रहता है, ये भी बहुत गलत चीज है। ठीक है, तो और जब से अब सिर्फ साइंस स्ट्रीम में देखें, तो आप जो देखना, जो आपको मेन जो सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है ना, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और अपना कंप्यूटर भी है, सीएस जो आता है अभी। ठीक है, सीबीएसई पढ़ेंगे तो आपको सीएस मिलेगा, आईपी मिलता है। ठीक, तो ये चीज भी बहुत गलत है। मतलब जैसे कि आप सिर्फ एक दो सब्जेक्ट को ही मेन इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको बैकग्राउंड में लेके चल रहे हैं, ये भी बहुत गलत चीज है। ठीक है, और अब जो है एक और चीज आती है, न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कई जगह क्या हो रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि अपना टीच नेक्स्ट हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं, उन पे उन वो जो अपना सोसाइटी है, मतलब जो बढ़ती हुई अपने जनरेशन है, उसके साथ कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप अपना बच्चे जो है, अगर आप उनको एकदम से फोन नहीं देंगे, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैदा होगी वो बच्चा पैदा हुआ उसके हाथ में फोन पकड़ा दो, ऐसा नहीं। धीरे धीरे उनकी लाइफ में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब एकदम उनके साथ साथ ऐसा थोड़ा टेक्नोलॉजी को चलते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे क्या समझेंगे एकदम से, अगर जब उनके सामने कुछ आएगा, जब वो बड़े हो जाएंगे और एकदम से कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसके साथ कॉप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये एक नई प्रॉब्लम हो गई। अगली जो प्रॉब्लम निकल के आती है वो है दोस्तों पर्सनलाइज एजुकेशन। पर्सनलाइज एजुकेशन क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि अपने जो आपके हाथों की उंगलियां रहती है, सबका साइज सेम नहीं रहता। ठीक है, सब एक बराबर की नहीं होती। वैसे ही अगर एक क्लास में कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, तो सबकी जो लर्निंग कैपेसिटी है,
जो उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, मतलब किसी को जल्दी समझ में आ रहा है, किसी को लेट समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो 5 मिनट में समझ आ रही है, तो किसी को 10 मिनट लग रहे हैं, किसी को 15 लग रहे हैं। तो सबका जो कैपेबिलिटी समझने का जो प्रॉपर रहता है वो सबको अलग अलग रहता है, ठीक है। सारे स्टूडेंट एक समान नहीं समझ सकते। इससे क्या होता है कि जो टीचर जो रहता है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो इसमें क्या रहता है, पर्सनलाइज लर्निंग, जैसे कि आप ऑनलाइन ट्यूटर का यूज करें, ठीक है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज का यूज करें पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडीज करें। इससे क्या होगा कि आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं, ठीक। अगर आप वही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं तो आगे वाला, ऐसा जरूरी है कि आगे वाला आपको 5 मिनट में समझ आ रहा है तो आपको भी 5 मिनट में समझ में आए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पर्सनलाइज एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक और चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है वो आती है टीच विद द पर्पस ऑफ एजुकेशन। मतलब क्या कि एजुकेशन करने का मतलब आप जो सीख रहे हैं उस चीज का पर्पस क्या है, उसका मोटिव क्या है, आप जो सीख रहे हैं। मतलब आपने मान के चलिए एल्जेब्रा पढ़ा, तो आपकी लाइफ में एल्जेब्रा का क्या यूज है। आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो आप हिस्ट्री को जान के क्या कर लेंगे, ठीक है, क्या होगा आपकी लाइफ में उस हिस्ट्री को जान के। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, सिविक्स पढ़ा, साइंस पढ़ा, चलो आपने पढ़ लिया पूरा, मान लिया आपको याद रहा सब, आप सब समझ गए। अब क्या, ठीक, अब क्या करना है उस चीज का। तो इस चीज के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है कि जो आपने पढ़ा है वो आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस चीज के लिए क्या ही है कि आपको एजुकेशन, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक जो सबसे मेन जो एक और प्रॉब्लम होती है वो रहती है टीचर्स की। तो भैया स्टूडेंट को चाहिए टीचर्स, ठीक है। दुकानदार नहीं चाहिए जो अपना ज्ञान बेच रहा है, हमको चाहिए टीचर्स। मतलब स्टूडेंट को टीचर्स चाहिए, ना कि जो दुकानदार जो कि स्कूल में आके अपना ज्ञान बेच रहा है, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को भी अपना एक वो पैशन रहना चाहिए, उनका ट्यूशन बस वो अपने सैलरी के लिए पढ़ाने नहीं आना चाहिए। उनके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि सिर्फ उनको पढ़ाना है, ठीक है। पैसा कमाना मोटिव नहीं है, पढ़ाना मोटिव है। एजुकेशन बांटना, ज्ञान बांटना मोटिव होना चाहिए, ठीक, ना कि पैसा कमाना, ठीक है।